Hello everyone. Today we are going to discuss multiple choice questions which are asked in the previous year on the topic cell, the basic unit of life. So let's start. Question number 1. This is middle lamella is composed mainly of middle lamella. मिडल लैमेला हमने कहाँ पर पढ़ा था? मिडल लैमेला हमने पढ़ा था सेल वॉल में. आई होप यू रिमेंबर. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप मेरा पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं. सेल वॉल में हमने मिडल लैमेला के बारे में पढ़ा था. ठीक है, एक प्राइमरी सेल वॉल है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है और यहाँ पर एक प्राइमरी सेल वॉल के बाद यहाँ पर आउटर में एक आपकी मिडल लैमेला होती है. ये जो मिडल लैमेला है बेसिकली इस मिडल लैमेला में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच एक्ट लाइक अ ग्लू, राइट, विच होल्ड्स द नेबरिंग सेल टुगेदर. and that substance is what? That substance is your calcium pactate, right? So that is what? That is the calcium pactate. कैल्शियम पैक्टेट वो सब्सटेंस है जो इस मिडल लैमेला में मिलता है और जो दो नेबरिंग सेल्स को ग्लू करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ. साइटोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था. ये सपोज आपकी सेल है, यहाँ आपका साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ इस साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, राइट, जो उस सेल को एक शेप उसकी मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो ये जो प्रोटीन, ये जो फिलामेंट्स है, दीज आर, मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया, दीज आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन, राइट. सो आवर आंसर इज नंबर 1, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स. साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट. इनके बारे में मैंने आपको सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल पढ़ाया था, तब बताया भी था. ठीक है. सो दीज प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स आर व्हाट? माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने अच्छे से पढ़ा है. ठीक है. सो साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स. विच वन ऑफ द ऑर्गेनेल इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? ठीक है, मैंने आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ाए हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ाए हैं एंड ऐसे ऑर्गेनेल विच आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन. ठीक है. तो सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट. आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन होती है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड 3 ऑर्गेनेल हमने पढ़े हैं. कौन कौन से पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया, MCN, ऐसे याद रखना, MCN याद रहेगा, MCN या MNC भी आप याद कर सकते हो. MNC मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जैसे, तो MNC की को आप एक एब्रीवेशन याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट. सो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पूछा है. ठीक है. अब बात करते हैं, अब क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ से चला गया. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की और तीसरा न्यूक्लिया है. ये तीनों ही यहाँ से आउट हो गए. जो भी क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? लाइसोसोम. तो जिसको नहीं भी पता है वो इस तरह से माइनस करके अपना ऑप्शन निकाल सकता है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा. लाइसोसोम ऑर्गेनेल है जो आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. मैंने आपको बताया था E, एग लव, E, G, L and V. These are the organelle which are bound by the single membrane. Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuole. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था. इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देखें. So answer is what? Answer is your lysosomes. This is single membrane bound organelle. नेक्स्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा आर. प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं. दीज आर द कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स और दीज आर लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद द प्लाज्मा लेमा. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते हैं. ठीक है. लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल. क्या प्लाज्मोडेस्माटा कोई सीमेंटेड लेयर है दो सेल्स के बीच में? नो. This is also wrong. So plasmodesmata are what? These are the connection. These are the connection between the adjacent cells. ठीक है, जिसके थ्रू दोनों सेल के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं, राइट. सो प्लाज्मोडेस्माटा आर दी
connection between the adjacent cells. So this is your answer. Move on to next question. Which one of the following has its own DNA? ठीक है, ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइजोसोम्स और द पेरोक्सिसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पढ़ाया. डिक्टियोसोम्स दिस आर नथिंग, दिस आर जस्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी बॉडी. लाइजोसोम्स हम पढ़ चुके हैं. पेरोक्सिसोम्स, ठीक है. लाइसोसोम के पास अपना कोई डीएनए नहीं है, गोल्जी के पास अपना कोई डीएनए नहीं है. पेरोक्सिसोम्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं था. बट पेरोक्सिसोम इज ऑल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है. इस ऑर्गेनेल का काम क्या होता है? ये ऑर्गेनेल बेसिकली आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है. यहाँ पर आपके डिफरेंट सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन से एक कंपाउंड बनता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए इसका नाम भी पेरोक्सिसोम दिया. पेरोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना. तो यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस टॉक्सिक कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे. तो यहाँ पर एक वाटर का फॉर्मेशन होगा और एक ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है. वाटर और ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगी. तो ये पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है? यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है दैट इज़ नोन एज कैटलेज, राइट. कैटलेज क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी. सो पेरोक्सिसोम्स के पास भी अपना कोई डीएनए नहीं होता. डीएनए किस में होता है? एक न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है. जो सेल का न्यूक्लियस है हम डीएनए पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ ये ऑर्गेनेल की बात कर रहा है. ऐसा कौन सा सेल में ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए खुद का होता है? तो खुद का डीएनए केवल और केवल किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट. अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है. सो दिस इज आवर राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है. सेल के अंदर हमने डीएनए कैसा पढ़ा है? सेल में एक ऐसा लीनियर डीएनए मिलता है. कैसा डीएनए मिलता है? एक लीनियर डीएनए सेल में मिलता है. बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए मिलता है वो लीनियर ना होकर वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है. स्पाइरली अरेंज्ड होता है बट वो एक सर्कुलर डीएनए होता है जैसे प्रिमिटिव में मिलता है. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ठीक है. सो प्लीज़ मेरा वो वाला लेक्चर आप देख लीजिए. सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सिंपल टाइप का होता है, बैक्टीरिया के जैसा होता है, कॉइल्ड होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है. सर्कुलर डीएनए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है. इसका अपना डीएनए होता है. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन. स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होता है. क्लोरोप्लास्ट का प्लांट्स में ये मिलता है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, राइट. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. इसमें ऐसे स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं. और अंदर जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया? स्ट्रोमा. मैट्रिक्स इज व्हाट? स्ट्रोमा, ठीक है. सो जो लाइट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट? ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन दी थाइलोकॉइड्स, ठीक है. ये जो स्टैक्स हैं इन्हें ये थाइलोकॉइड्स है. तो एक पूरा जो स्टैक बन गया है वो पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम. तो ऐसे बहुत सारे स्टैक्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं ग्रेना. ग्रेना इज़ द प्लूरल, ग्रेनम इज़ द सिंगुलर. तो इनके अंदर ये आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट, जहाँ क्लोरोफिल होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी वहीं होगी. सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आपके कहाँ होगी? इनके अंदर होगी. स्ट्रोमा में नहीं हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? थाइलोकॉइड्स में, ग्रेनम में होती है, ठीक है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आपके ग्रेना में होगी. और बात करें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, वो आपके स्ट्रोमा में, ठीक है. सो स्ट्रोमा के अंदर आपके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो आपके स्ट्रोमा में ही परफॉर्म होती है, ठीक है. डिफरेंट एंजाइम्स इसके लिए वहीं पर प्रेजेंट होते हैं. सो योर आंसर इज द सेकेंड. नेक्स्ट इज पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन. पेप्टाइड सिंथेसिस एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए. राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, पहले इन सब के बारे में देख लेते हैं कि ऑप्शन के बारे में. क्रोमोप्लास्ट, जब मैंने आपको प्लास्टेड पढ़ाया था वहाँ पर बताए थे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. हाँ, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा. तो क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो नाम से कलर के लिए है, किसी पिगमेंट के लिए है. तो यहाँ पर तो पेप्टाइड सिंथेसिस नहीं होता है. नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का आपका पावर हाउस है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो आपको बहुत सारे एटीपी प्रोवाइड कर रहा है सेल को, राइट. सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट.
क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस फूड बनाने का काम कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब क्या बचा आपके पास? ओनली राइबोसोम। सो राइबोसोम इज द आंसर। राइबोसोम्स को हमने बोला भी था क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस से। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, ये आपकी सेल है। तो इस न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जब मैसेंजर आरएनए बाहर आता है तो बाहर आपकी क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके ऊपर आपके राइबोसोम्स अटैच्ड है, ठीक है। सो जैसे ही मैसेंजर आरएनए बाहर आया, राइबोसोम जाके उनसे बाइंड कर लेता है और उस बाइंडिंग के बाद वो आगे फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट करता है। सो राइबोसोम इज व्हाट? राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। सो करेक्ट आंसर इज द राइबोसोम्स। पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ पर होगा? राइबोसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड्स आर यूजुअली एसोसिएटेड इन। ग्लाइकोलिपिड्स आपके सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोल्सन ने दिया था, ऐसे एक बाइलिपिड लेयर होती है, राइट। ये इनके लिपिड के हेड प्रेजेंट है, ये आपका बाई लेयर है दोनों साइड में, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलली ये लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे पूरा लंबा लेयर होती है। अब बात कर रहे हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स की, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट आर ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आपने सुना है। सो जब लिपिड के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी आके अटैच हो जाती है तो इस कार्बोहाइड्रेट मॉइटी के साथ इस लिपिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको स्टैंड्स फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं, जब कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी लिपिड के साथ अटैच है तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिपिड। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया, तो आप इसका आंसर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहाँ पर ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Outer leaflet of the plasma membrane evenly distributed in both inner and outer layer of, ये leaves लिख दिया, सॉरी, इट्स अ लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये हमेशा सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साइड में, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये ग्लाइकोलिपिड्स, या हम ये कहें ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉइटी होती है ये हमेशा बाहर के साइड, ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल जिन कार्बोहाइड्रेट कैरी करते हैं वो हमेशा आउटर लीफलेट में ही होते हैं, ठीक है। इनर लीफलेट में नहीं होते, वो आपके आउटर लीफलेट में होते हैं। सो योर राइट आंसर इज द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज योर राइट आंसर। Next question, in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is। eubacteria एक सिंपल बैक्टीरिया है, ठीक है। यूबैक्टीरिया, यू का मतलब जहाँ पर यू आए मतलब ट्रू, एक ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हो आप। और सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया का ऐसा कंपोनेंट कौन सा है जो यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है? क्या सेल वॉल है? यूकैरियोटिक सेल में क्या सेल वॉल बैक्टीरिया सेल वॉल से रिजेंबल करती है? नहीं, इनका कॉम्पोजिशन ही अलग होता है, ठीक है। तो सेल वॉल तो रिजेंबल कर ही नहीं सकती, राइट। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर कोई है तो मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन योर यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी यहाँ पे रिजेंबल नहीं कर सकता है। उसके बाद बात आती है राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम में क्लियरली मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ योर 70S राइबोसोम, एंड इन यूकैरियोटिक सेल दिस इज 80S राइबोसोम, राइट। सो यहाँ पे राइबोसोम्स भी वेरी कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी वेरी कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचता है अब यहाँ पे, ठीक है। सेल वॉल हमने क्रॉस कर दिया, दोनों का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज योर राइट आंसर। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर और लेस सिमिलर ही होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। एक और क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। राइबोसोम्स कैसे होते हैं? दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। सो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिल आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे, ठीक है।
सो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा है आपका 70s टाइप का राइबोसोम है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। इसमें याद रखना ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, विच वन इज द ट्रू। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनए। ये थोड़ा सा हाई लेवल का आपका हो गया है, जब आप एडिटिंग वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे। एक बार के लिए आप मेरे कहने से इसे रॉन्ग मान लो, ठीक है। तो जब हम वहाँ डिस्कस करेंगे तब हम इसे देखेंगे। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, ठीक है। इन्होंने क्या लिख दिया, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 80s, जबकि प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम होता है, 70s टाइप का राइबोसोम होता है। और ये ठीक है, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, बट 70s राइबोसोम होता है, ना कि 80s। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है दीज आर कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। दिस इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरएनए के और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सो आवर राइट आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, स्पेसिफिकली आपसे राइबोसोमल आरएनए पूछा है। तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हमारे कहाँ होता है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेसिकली इसका काम ही क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, जिससे ये आगे जाके राइबोसोम का सिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस को मैंने क्या बताया था आपको पहले, न्यूक्लियोलस इज अ राइबोसोम फैक्ट्री, मतलब जो राइबोसोम का सिंथेसाइज करती है, आरएनए का सिंथेसिस करती है, फिर उसके साथ प्रोटीन एसोसिएट करके आपका राइबोसोम्स के डिफरेंट सब यूनिट को फॉर्म करने का काम न्यूक्लियोलस का होता है। न्यूक्लियोलस इज योर राइबोसोम फैक्ट्री एंड राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर? सो राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन योर न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स तो हो नहीं सकते, ठीक है, इट्स रॉन्ग। न्यूक्लियोप्लाज्म में है, बट न्यूक्लियोप्लाज्म में ही जो न्यूक्लियोलस है उसमें आपके राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। सो राइट आंसर इज द न्यूक्लियोलस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। इनमें से कौन सा आपका पार्ट है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब है। एक बार सारे ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द लाइसोसोम्स, ऑप्टिकली एक्टिव एट अ पीएच ऑफ अबाउट 8.5। दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि लाइसोसोम का पीएच कितना होता है हमारा 4.5 to 5। एसिडिक पीएच होता है, ना कि एल्कलाइन। यहाँ पे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, इट्स एल्कलाइन पीएच, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। थाइलाकोइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से डिस्क से फ्लैटेंड थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सेंट्रियोल्स, दीज आर द साइट फॉर द एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। नो, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस के लिए साइट अभी हमने पढ़ा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। दोज इन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर एंड वाइल दोज इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है वो लार्जर होते हैं, वो 80s टाइप के होते हैं। और जो अंदर ऑर्गेनल, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, उनमें जो राइबोसोम मिलेंगे वो 70s राइबोसोम होगा। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सो योर राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए होता है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आंसर इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन लेयर, और प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर, और प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और प्रोटीन एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि इसके अंदर अभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि एक लिपिड की बाइलेयर होती है, राइट। लिपिड बाइलेयर है, तो प्रोटीन तो बाइलेयर में प्रेजेंट है नहीं, ये लिपिड आपका बाइलेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज बाइलेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। अब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो इस साइड से इनके आउटर साइड में भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके इंटीग्रल पार्ट भी हो सकते हैं, बट जो बाइलेयर है वो आपकी लिपिड की बाइलेयर है। और जो प्रोटीन है वो एक एज एन आइसबर्ग्स उस लिपिड की लेयर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ द आइसबर्ग्स, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन देखा जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, ना कि
प्रोटीन की बायलेयर में, ठीक है। सो दिस इज़ योर रॉन्ग, दिस इज यहाँ पे तो ग्लूकोज की दे दी है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बायलेयर, सब रॉन्ग है। आपका राइट आंसर इज प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। Important site for formation of glycoproteins and glycolipid is, कहाँ पर आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोलिपिड्स में आपको बता चुकी हूँ, जब लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होती है दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड्स। जब प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो तो उन्हें हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कहाँ पर इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर होता है? गोल्जी अपैरेटस में होता है, प्लास्टिड में होता है, लाइसोसोम्स में होता है, वैक्यूल। वैक्यूल हमने देखा था चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वहाँ एक ऑस्मोरेगुलेशन का काम कर रही है। सेल सैप होता है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वैक्यूल इसका आंसर होगा नहीं। लाइसोसोम का बेसिकली काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक पीएच होती है, डिफरेंट हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली डाइजेशन का काम करते हैं। प्लास्टिड्स, इनका तो फंक्शन ही डिफरेंट है, जो कि पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, राइट। अब बात आती है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस ही वो मेन ऑर्गेनेल है जहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस होता है। पढ़ाया था मैंने आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके SCR और RER दोनों लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। यहाँ से वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट आपके गोल्जी के पास जाता है और गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है, वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन एज वेल एज उसका पैकेजिंग, ये दोनों ही काम किसका होता है? गोल्जी का होता है। सो गोल्जी अपैरेटस इज द मेन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स and it also helpful in packaging of these molecules. Is it clear? So right answer is your Golgi apparatus. Next one is peptide synthesis inside a cell takes place in. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे दोगे। सो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो वहाँ ATP का प्रोडक्शन होता है। क्रोमो आपका कलर से रिजेंबल कर रहा है, तो यहाँ पर भी पेप्टाइड का सिंथेसिस नहीं हो सकता। राइबोसोम्स एंड द क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज राइबोसोम। Why? Because ribosome is the protein factory which helpful in the synthesis of the protein molecule. तो peptide is what? Peptide क्या है? ये अमाइनो एसिड है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ने का काम, तभी आपका अमाइनो एसिड, तभी आपका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, एक पेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। So this work is done in the ribosomes with the help of the ribosomes. So your right answer is option number 3, ribosomes. Next question is microtubules are the constituent of microtubule. इसके constituent है, ठीक है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल किस में प्रेजेंट होती है? तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? एक साइटोस्केलेटन फिलामेंट, जिसको हमने पढ़ा था सीलिया में, आपको याद होगा, फ्लैजिला में, प्लस सीलिया, फ्लैजिला एंड दी सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सीलिया है, राइट, फ्लैजिला, राइट, बट पैरोक्सिसोम में तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में यस ऑफ कोर्स माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि जो हमने सेंट्रोसोम पढ़ा था, सेंट्रियोल होते हैं उसके अंदर, सेंट्रोसोम्स के अंदर, जो क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े, सेंट्रियोल्स में हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े, प्लस सीलिया में हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एक बार बाकी दो ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। सेंट्रियोल इज़ राइट, स्पिंडल फाइबर इज़ राइट, बट क्रोमेटिन इज़ रॉन्ग। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का कोई काम, माइक्रोट्यूब्यूल का कोई काम नहीं है, ठीक है। क्रोमेटिन में तो हमारे क्या होता है? DNA होता है, RNA होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो हिस्टोन प्रोटीन हो या नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो, बट माइक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ पे नहीं होते। सेंट्रोसोम में है, न्यूक्लियोसोम में नहीं है, सेंट्रियोल में है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड द सीलिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, सेल वॉल ऑफ फंजाई, ठीक है। सेल वॉल हमारे प्लांट में मिलती है, एल्गी में मिलती है और फंजाई में मिलती है। फंजाई में मिलने वाली सेल वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज़ द काइटिन। तब मैंने आपको वहाँ बताया था कि काइटिन इस यूनिवर्स में केवल 2 ही जगह पे प्रेजेंट है, या हम कहें अभी हम केवल अर्थ की बात करते हैं तो 2 ही जगह पे प्रेजेंट है। एक तो काइटिन आपका फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और दूसरा आपके ऑर्थोपॉड के एक्सोस्केलेटन में होता है,
ठीक है। ऑर्थोपॉड के एक्सोस्केलेटन भी आपका काइटिन का ही बना हुआ होता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। ये अगेन एक सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आ गया है। वैसे इसके ऑप्शंस बाकी के आपको और दूसरी जगह समझ में आएंगे, बट फिर भी एक बार के लिए हम देख लेते हैं। सोडियम आयन पोटेशियम आयन मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का मूवमेंट कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, वहाँ पे सोडियम आयन पोटेशियम आयन एटीपेज प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो इन आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। सो दिस आंसर इज योर रॉन्ग। ध्यान देना, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। Proteins make up about 60 to 70% of the cell membrane. This is also wrong. Lipids are arranged in a bilayer with polar head towards the inner part. This is also wrong. इसमें क्या बोला है आपका? पोलर हेड वो इनर पार्ट में दिखा रहा है, जबकि पोलर हेड कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे ये इसका हेड है, ये टेल है, ये लिपिड की टेल है, ये इसका हेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी लिपिड की टेल है, ये हेड है, ये टेल है और ये हेड है। तो अब इनर पार्ट में तो क्या है? बीच में तो क्या है? इनकी टेल है, और आउटर साइड में इनके पोलर हेड है। तो लिपिड आर अरेंज इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। सो दिस इज ऑफ कोर्स योर रॉन्ग स्टेटमेंट। पोलर हेड आपके आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। सो दिस इज आवर राइट आंसर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोल्सन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। आपको इनमें से ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, और बोथ आर करेक्ट और बोथ आर फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख ले, फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। दिस इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने इसमें एंजाइम्स होते हैं, तो प्रोटीन भी बना सकता है ये। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, वो दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं। तो आंसर इज ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। दीज बोथ ऑर्गेनेल आर फॉर्म्ड बाय डिविजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल, राइट, एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। तो आधा तो ये राइट है, बट ये आगे कह दिया लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया, ये खुद के ही फिजन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये फिजन से अपना नंबर डिवाइड करने की इनमें कैपेसिटी होती है। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, वैसे ये भी डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। फिजन के थ्रू इनमें डिवीजन हो सकता है, बट इनके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है। सो ओनली इस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब देख लेते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑप्शन है। ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट। Move on to next question. The Golgi complex play a major role in what? Golgi complex का अभी हमने इसका फंक्शन पढ़ चुके हैं। It helpful in the packaging as well as formation of the glycolipid and the glycoprotein. तो अब देख लेते हैं ऐसा कुछ क्या। लाइट एंड जहाँ पर भी लाइट की बात कर रहे हो, रैपिंग द लाइट, तो वहाँ आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो दिस इज रॉन्ग। डाइजेस्टिंग प्रोटीन की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की, वहाँ आता है आपका लाइसोसोम, ये भी रॉन्ग। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल, ये भी रॉन्ग। एनर्जी की बात आती है तो वहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है। इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, दिस इज द राइट आंसर, राइट, डी इज द राइट आंसर। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जब एक बार प्रोटीन आपका बन गया या लिपिड आपका वहाँ पे बन गया है, तो उसके बाद में वो आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल में जाएगा। दैट इज़ योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आता है और उस प्रोटीन और लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉइटी को एडिशन होता है, तो वहाँ उस प्रोटीन या लिपिड का मॉडिफिकेशन जो होना है वो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, या ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार क्वेश्चन इस तरह के रिपीट हुए कि आपको पिक्चर दी है और आपको उसमें देख के बताना है विच वन इज़ वॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल द फिगर करेक्टली मैचेस। तो देखो यहाँ सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिया है, यहाँ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई हुई है। तो अब आपको बताना है इसके फंक्शन के साथ कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, सो दिस इज रॉन्ग। गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी अपरेटस और प्रोटीन सिंथेसिस, रॉन्ग।
ये गोल्जी एपरेटस नहीं है, ये SER है, ये RER है बट दिस इज़ SER, तो ये भी रॉन्ग हो गया। गोल्जी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये राइट है बट यहाँ पे हमें गोल्जी एपरेटस नहीं दिखाई दे रहा है, हमें पिक्चर को देखते हुए आंसर करना है। नेक्स्ट इज RER, ये रही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस दिस इज हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, सो आवर राइट आंसर इज व्हाट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप गाइज दिस इज क्लियर नाउ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा था बट उसके साथ मैंने आपको उसका आंसर कर दिया था कि स्ट्रोमा में इस तरीके से ये थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो थैलेकॉइड का स्टैक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ग्रेना। These are flattened membranous sac which are present in the chloroplast are known as grana, right? So thank you so much guys.